नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा पुर्तगाली, डच और अंग्रेज तीन यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में हम लोगों ने पूरा विस्तृत अध्ययन कर लिया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे अगली यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई थी, और उस कंपनी का नाम है आपका डेनिस। क्या है? डेनिस। ये डेनमार्क के थे। यह भारत में 1616 ईस्वी में आए थे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये भारत में कब आए थे? 1616 ईस्वी में आए थे। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में तंजौर के ट्रावनकोर में क्या की थी? स्थापित की थी। अगर आप देखेंगे भारत के मैप में तो यहाँ का जो हिस्सा था यही क्या था? ट्रावनकोर था। और इनकी दूसरी जो फैक्ट्री थी वह 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर, जो कहा था बंगाल में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको श्रीरामपुर मिलेगा, बंगाल के। ठीक है, तो इनकी दो फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई। पहली आपकी तंजौर में, दूसरी फैक्ट्री आपकी जो स्थापित हुई वो स्थापित हुई श्रीरामपुर, बंगाल में। 25 वर्षों तक ये लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। लेकिन व्यापार करने में इन्हें बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता और अंग्रेजों के षड्यंत्रों को, कूटनीतियों को भी क्या करना पड़ता है? झेलना पड़ता है। और जब जानते हैं कि जब कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन टफ होता है, तो व्यापार करना उतना आसान नहीं होता है। सभी देश, यूरोपीय देश यहाँ पर व्यापार करने के लिए अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन्हें इतनी प्रतिस्पर्धा दी कि इनकी जो व्यापारिक जो अभिलाषा थी वो यह पूरा नहीं कर पाए। और उनके इन्हीं सब प्रयासों की वजह से क्या होता है? अंग्रेज़ों के ये लोग क्या हो जाते हैं? तंग आकर के अपनी सारी कंपनी, अपनी फैक्ट्रियां, अपनी कोठियां जो होता है वो अंग्रेज़ों को क्या करते हैं? कम दामों में बेच करके 1745 ईस्वी में सभी फैक्ट्रियों को बेच करके ये अपने देश वापस चले जाते हैं। तो इनका बस यही छोटा सा इतिहास है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई भी रोल प्ले एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा होता नहीं है। इसके बाद अगली कंपनी आती है आपकी फ्रांसीसी। फ्रांसीसी की जो कंपनी आती है तो कहा जाता है कि यह भी भारत में व्यापारिक दृष्टि से ही क्या करें, यूरोपीय देशों में क्या था आए। तो वहाँ के एक सम्राट थे, उनका नाम था लुई 14। और ये प्रश्न आपका आ भी चुका है कि जब यह व्यापार करने के लिए आए उस समय वहाँ के सम्राट कौन थे? तो उत्तर होगा लुई 14वां। उनके एक प्रसिद्ध मंत्री थे जो थे कोलबर्ट। उन्होंने प्रयास किया और उन्हीं के प्रयासों का परिणाम स्वरूप ये रहा कि 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट कंपनी की क्या हुई? स्थापना हुई, जिसका नाम कंपनी द इंडस ओरिएंटल भी रखा गया। इस कंपनी पे क्या था? पूरा नियंत्रण जो था वो सरकार का था। अब कंपनी का गठन हो गया, सम्राट ने आदेश दे दिया, अब फिर अभियान जाएगा। तो क्या होता है कि 1667 में फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक दल क्या होता है? भेजा जाता है। और जब भेजा जाता है तो फिर वहां पहुंच करके 1668 में इस दल ने सूरत में अपनी पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री क्या की? स्थापित की। ठीक है ना। जब आप अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई? सूरत में। कब स्थापित हुई? 1668 में। इसके बाद आता है 1669। इसमें क्या था कि इनकी मुसलीपट्टनम में दूसरा कारखाना क्या हुआ? स्थापित हुआ। और देखिए दूसरे कारखाने के बारे में भी क्या होता है? पूछता है। ठीक है, अब क्या हो गया कि पहला आपका कहाँ हुआ? सूरत में। दूसरा क्या हुआ? मुसलीपट्टनम में। अब ये सब के विकास की जिम्मेदारी फिर किसको सौंपी गई? फ्रांसिस मार्टिन को। भाई इसकी विकास, तो वो क्या करता है कि भारत में फ्रांसीसी शक्ति का क्या करता है? विस्तार करना क्या करता है? प्रारंभ करता है। और जब विस्तार प्रारंभ करता है तो स्टार्टिंग में उसे कुछ सहयोग की तो आवश्यकता होगी ही।
तो यह सहयोग क्या होता है, वहाँ के एक तंजावुर के शासक थे, वह मद्रास के निकट सैन थोमे को क्या करते हैं, उन्हें दे देते हैं कि भाई चलो तुमको कुछ दे देते हैं। और एक मुस्लिम सूबेदार थे जिनका नाम था शेर खां लोदी, वह भी एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट इनको क्या करते हैं, देते हैं। बाद में जो गांव दिया जाता है वही गांव आगे चल के क्या बनता है, पौंडीचेरी, ठीक है ना। पौंडीचेरी का जो रूप है, यही मद्रास का छोटा सा गांव आगे चल के फ्रांसीसियों द्वारा 1674 ईस्वी में पांडिचेरी के रूप में क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। और वहाँ पर एक किला का निर्माण कराया जाता है और उस किले का नाम था फोर्ट लुई, ठीक है। तो इतना चीज़ें आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जैसे आप पुर्तगाली पढ़े थे कि बोला जाता था कि पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क था, ठीक है। उसी तरह अगर हम कहते हैं कि फ्रांसीसी शक्तियों का वास्तविक संस्थापक, फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो था आपका कौन सा, फ्रांसिस मार्टिन, क्योंकि स्टार्टिंग में इसने ही क्या किया था, इन बस्तियों को क्या किया था, स्थापित किया था। आगे देखते हैं इनकी घटना आगे कैसे बढ़ती है। अब मद्रास के साइड से तो आपके हो गए एरिया, पौंडीचेरी भी हो गया। अब बंगाल की तरफ ये लोग मूव करते हैं क्योंकि सभी लोग बंगाल में भी व्यापार कर रहे हैं। तो बंगाल में क्या था, जब फ्रांसीसी पहुंचते हैं तो वहाँ के एक थे मुग़ल सूबेदार शाइस्ता खां, ठीक है, ध्यान नाम रखिएगा, ये पूछा भी गया है। शाइस्ता खां वहाँ के क्या थे, मुग़ल सूबेदार थे, जो उन्हें क्या करते हैं 1690 से लेकर 1692 के बीच में चंद्र नामक स्थान पर केंद्र स्थापित करने के लिए कुछ भूमि को क्या कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं। अब इनको वहाँ पे भी क्या हो जाता है, कुछ भूमि व्यापार करने के लिए क्या हो जाती है, इसे सरकार हम लोग को क्या कर देती है, दे देती है भूमि। उसी तरह क्या कर लेते हैं, इनको भी मिल जाता है। उसी बीच में क्या होता है कि डच जो होते हैं वो अभी बहुत प्रभावशाली रहते हैं। डच क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और 1693 ईस्वी में 1693 ईस्वी में क्या कर लेते हैं, पांडिचेरी क्या कर लेते हैं, अधिकार में ले लेते हैं। अब जब पांडिचेरी को अधिकार में डच ले लेते हैं तो फ्रांसीसियों के हाथ से तो पांडिचेरी चला गया और 5 वर्षों तक अपना कब्जा इसके ऊपर क्या करते हैं, बना के रखते हैं। देख लीजिए कैसे कहानी चल रही है। 5 वर्षों तक लगभग अपना कब्जा बना करके इसके ऊपर रखते हैं और इसके बाद फिर आपस में सेटलमेंट होता है इनके बीच में और 1697 में वापस फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी को क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। और फ्रांसिस मार्टिन वहाँ का फिर से क्या बन जाता है, गवर्नर बन जाता है। बाद में फ्रांसिस मार्टिन क्या करता है, अपना शासन चलाता है और पूरा वहाँ का डेवलपमेंट करता है और कलकत्ता शहर की जो स्थापना का जो श्रेय था वो भी क्या होता है, इसी को जाता है। तो ये सब काम जब होना शुरू हो जाता है तो फिर आगे धीरे धीरे फ्रांसीसी संघर्ष भी प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब आप अपने शक्ति का विस्तार करेंगे तो फिर आपका संघर्ष भी प्रारंभ होगा। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष, क्योंकि प्रतिस्पर्धा थी, दोनों कंपनियां थी, दोनों व्यापारिक कंपनियां थी, दोनों ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति में क्या हो रही थी, शिफ्ट हो रही थी। तो उसी बीच में क्या होता है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है और यह युद्ध का कारण बनता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युग, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया मतलब हमारे भारत से बाहर विश्व में है। तो वहाँ पर 1740 ईस्वी में क्या होता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य क्या होता है, एक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए युद्ध प्रारंभ हो रहा है विदेश में, लेकिन उसका परिणाम आपको भारत में भी देखने को मिलेगा। और इस युद्ध का प्रभाव यह रहता है कि भारत में भी जो अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनियां थीं वह भी एक दूसरे के प्रति क्या हो जाती हैं, विरुद्ध हो जाती हैं और आपस में एक दूसरे से क्या लगती हैं, लड़ने लगती हैं। और जब लड़ने लगती हैं तो वहाँ के एक बहुत ही बड़े दार्शनिक थे जिनका नाम था वॉल्टेयर, फ्रांसीसी दार्शनिक थे ये वॉल्टेयर, क्योंकि स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछता है। तो वॉल्टेयर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि अपने देश में
छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखाने में क्या कर दी, माचिस लगा दी। ये स्टेटमेंट पूछता है, तो कभी कभी पूछता है, हायर एग्जामिनेशन में पूछता है, वनडे में तो कम चांसेस रहते हैं, लेकिन ये आपको एक बार दिमाग में रखना है कि कुछ माचिस जैसा सर ने बोला था, तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा। और जैसे ही वहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध के बारे में पता चलता है, तो 1744 तक आते आते भारत में भी इस युद्ध का परिणाम देखने को मिलने लगता है। और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का समाचार जैसे ही पहुँचता है, और उस समय भारत में फ्रांसीसी बस्ती का जो केंद्र था वो था पौंडीचेरी, और वो पौंडीचेरी का जो था गवर्नर वो कौन था, डुप्ले था। कौन था, डुप्ले। डुप्ले बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही पावरफुल था, और फ्रांसीसी शक्तियों को इसने बहुत क्या किया था, प्रभावित किया था। और पौंडीचेरी का जो केंद्र था वो फ्रांसीसियों के पास था, जिसका गवर्नर डुप्ले था। और दूसरी ओर अगर हम देखते हैं, मद्रास में जो था अंग्रेजी बस्ती का जो गवर्नर था वो निकोलस मार्श था। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है, इसमें शायद नहीं लिखा है लेकिन आप ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों का जो था वो निकोलस मार्श, और फ्रांसीसियों का जो वो था वो डुप्ले था। डुप्ले को यह बात पता थी कि हमारी जो जल शक्ति है वो अंग्रेज़ों के मुकाबले क्या है, बहुत ही कमज़ोर है। तो जब कमज़ोर है तो उसने क्या किया कि ऐसी नीति का अनुसरण किया जिससे बहुत ज़्यादा विवाद न बढ़ सके। और इसी बीच में फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय पांडिचेरी स्थापित किया, और उनके अन्य मुख्य उप कार्यालय भी स्थापित हुए, जैसे मछलीपट्टनम में, कराईकल में, माहे में, सूरत में और चंद्रनगर में। यहाँ भी उन्होंने अपनी अध्यक्षता में क्या किए, सारे कार्यालयों को क्या किया, स्थापित किया। अब देखते हैं यह युद्ध कैसे आगे बढ़ता है, और यह युद्ध फिर कर्नाटक के प्रथम युद्ध में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब इसका मुख्य कारण जो रहता है, अब पूछता है कि कर्नाटक के युद्ध का टाइम पीरियड क्या होगा, तो 1746 से लेकर के 1748 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। अब पूछेगा कि यह किसके किसके बीच लड़ा गया, तो आपका विकल्प होगा अंग्रेज और किसके बीच में लगा, फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। इसका मुख्य कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है, तो कारण क्या बना, भारत में कुछ तो चाहिए ना यहाँ पर भी। तो अंग्रेज कैप्टन बर्नट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा क्या हुआ था, कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर क्या कर लिया गया था, अधिकार कर लिया। अब जब आप किसी के जहाज पर अधिकार कर लेंगे तो वो उसको छुड़ाने की कोशिश तो करेगा ही। ठीक है, तो उस समय ला बरदूने और डुप्ले दोनों ने मिल करके क्या किया, इतना अपना प्रयास किया कि यहाँ पर जो अंग्रेजी थे गवर्नर मॉर्स, उनको आत्मसमर्पण करने के लिए क्या कर दिया, इन्होंने मजबूर कर दिया। और जब आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गए तो फ्रांसीसियों का प्रभाव भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। उसी समय कर्नाटक के एक नवाब थे अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक बड़ी सेना भेजी अंग्रेजों के लिए। सोचिए, और जैसे ही इस सेना को भेजा गया तो वहाँ पर एक युद्ध हुआ, और वह युद्ध कहलाता है सेंट थोमे का युद्ध। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। इसको कहीं कहीं किताबों में अड्यार का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अड्यार का युद्ध भी कहा जाता, और यह लड़ा गया था 1748 में। इसको आप लिख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में सेना ने क्या कर दिया, इस पूरी नवाब की सेना को पराजित कर दिया। और जब नवाब की पूरी सेना क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि हमने इतनी बड़ी सेना को एक साथ क्या कर दिया, हरा दिया। उसी बीच में क्या होता है कि जो आपका यूरोप में युद्ध चल रहा रहता है वह भी क्या हो जाती है, समाप्त करने की घोषणा हो जाती है। जब वहाँ पे युद्ध समाप्त करने की घोषणा हो जाती है तो यहाँ भी आता है कि भाई वहाँ युद्ध समाप्त हो गया है, तो चलिए अब आप भी अपने यहाँ युद्ध को क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। और फिर यहाँ भी युद्ध की समाप्ति की क्या हो जाती है, घोषणा हो जाती है। ठीक है, और एक संधि होती है, ए ला सैपल की संधि होती है। यह भी कब होती है, 1748 में।
और इस संधि के द्वारा क्या हो जाता है, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद मन में तो कुंठा थी ही पहले से युद्ध में, तो इसके बाद फिर से कोई ना कोई आपको मौका चाहिए युद्ध करने के लिए। इसके बाद दोबारा फिर से स्टार्ट होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसका टाइम पीरियड था 1749 से लेकर के 1754। और इसका मुख्य जो कारण बना, पहले के मुख्य कारण तो आपका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध बना। इसका मुख्य कारण क्या थे, इसके कई मुख्य कारण थे, जिसमें मुख्य कारणों में यही आता है कि नवाबी पद को लेकर के यहाँ पे क्या हुआ, खूब संघर्ष हुआ। 1748 में क्या था, लगभग 1748 में हैदराबाद के एक निज़ाम थे, उनका नाम था आसफ जाह। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उनके पुत्र एक होते हैं नसीर जंग और उनके एक भांजे रहते हैं मुजफ्फर जंग। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का क्या हो जाता है, युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और जब युद्ध प्रारंभ होता है तो डुप्ले को यह लगता है कि भैया ये दोनों तो आपस में बीच में लड़ रहे हैं, तो चलो हम ही इसका फ़ायदा उठा लें। तो ये क्या करते हैं कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले तीनों की एक सेना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और सबको बोलते हैं, आपस में सेटलमेंट हो जाता है। मुजफ्फर जंग को बोलते हैं कि भैया तुम अगर हमारा साथ दोगे तो हम तुमको हैदराबाद का निज़ाम बना देंगे, और यहाँ पर कर्नाटक के भी नवाब बनाने की क्या हो जाती है, घोषणा हो जाती है, जिसमें चंदा साहब और अनवरुद्दीन, इन दोनों के बीच में चल रहा था डिस्प्यूट। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि फ्रांसीसी सेना क्या करती है, चंदा साहब का साथ देती है। तो क्या होता है, सबको बोल देते हैं कि भैया तुम अगर हमारा साथ दोगे तो हम तुमको हैदराबाद का निज़ाम बना देंगे, और चंदा साहब से कहते हैं कि भैया तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुमको कर्नाटक का नवाब बना देंगे। तो सब लोग को ये लालच मिलता है, तो कहते हैं भाई चलो आप हमारी मदद करेंगे। लेकिन ये मदद नहीं थी, इसके पीछे उनका अपना खुद का भी स्वार्थ छिपा हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले तीनों मिल करके एक सेना का क्या करते हैं, गठन करते हैं, और 1749 में कर्नाटक पर क्या कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है। और जब कर्नाटक पर आक्रमण किया जाता है तो उस समय उस पर युद्ध होता है आम्बूर का युद्ध। ठीक है ना, आम्बूर का युद्ध, आम्बूर का युद्ध होता है, और उसमें क्या होता है, अनवरुद्दीन की हत्या कर पराजित कर दिया जाता है। क्योंकि ये चंदा साहब के सपोर्टर थे, इसलिए क्या हो जाता है इनको। अब अनवरुद्दीन का जो पुत्र था उसका नाम था मोहम्मद अली, ये नाम है, मोहम्मद अली इसका पुत्र होता है। अब अनवरुद्दीन का उत्तराधिकारी जो था अनवरुद्दीन भाग करके त्रिचनापल्ली के दुर्ग में क्या कर लेता है, शरण ले लेता है, क्योंकि अपनी जान तो बचानी ही थी। और क्या करते हैं, अब चंदा साहब को मौके का फ़ायदा मिलता है, तो ये क्या करते हैं, जितना भी बचा शेष हिस्सा रहता है जो उनके कब्जे में नहीं रहता है, बाकी छोड़ करके सब कुछ क्या कर लेते हैं, हथिया के बैठ जाते हैं और राजधानी घोषित करते हैं आरकाट। ठीक है ना, आरकाट को क्या करते हैं, राजधानी घोषित करते हैं। चंदा साहब क्या करते हैं, जब फ्रांसीसियों ने उनकी बहुत मदद की तो उनको बहुत खुश होकर के उनको 80 गांव क्या कर देते हैं, अनुदान में दे देते हैं। इसके बाद डुप्ले चंदा साहब को बोलता है कि भैया देखो, अनवरुद्दीन का बेटा जो है वो भाग करके त्रिचनापल्ली में शरण लिया हुआ है, तो अगर वो जिंदा रहेगा तो फिर दिक्कत आगे हम लोगों के लिए बढ़ेगी। तो ये इनको राय देते हैं कि आप क्या करिए, दोबारा घेरा डालिए पूरे त्रिचनापल्ली का। तो ये क्या करते हैं, भागते हैं और त्रिचनापल्ली में क्या करते हैं, इनको घेरा डालने के लिए सुझाव देते हैं। ठीक, और इधर ही नसीर जंग, आपको जैसे हम लोग बताया था, नसीर जंग जो होता है वो अंग्रेज़ों का उसे क्या मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, और वह कर्नाटक पर क्या कर देता है, आक्रमण कर जाता है। और यहाँ पर जीजी नदी के किनारे पर चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी तीनों मिल करके क्या होता है, खूब युद्ध होता है, और जिसमें क्या होता है, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी की जो सेना होती है वो हार जाती है
और नसीर जंग क्या हो जाता है, जीत जाता है। लेकिन जीतने के बाद भी ये इतना घायल हो चुका रहता है कि उसकी क्या हो जाती है, तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो डुप्ले को लगता है कि यार अब तो कोई बचा ही नहीं, तो ये क्या करता है, तुरंत ही मुजफ्फर जंग को वहाँ का क्या कर देता है, निज़ाम घोषित कर देता है। और जब निज़ाम घोषित कर देता है तो उस समय जब था फ्रांसीसी अपने चरम पर क्या होते हैं, पीक पे होते हैं अपनी शक्तियों के, तब तक क्लाइव क्या होते हैं, आते हैं और ये क्या करते हैं, वहाँ पर आक्रमण करते हैं। एक छोटा सा दल लेकर के क्लाइव आते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करके क्या करते हैं, चंदा साहब को मार करके मोहम्मद अली को दोबारा कर्नाटक का क्या कर देते हैं, नवाब घोषित कर दिया जाता है। ठीक है ना। देख रहे हैं कैसे कैसे ये चक्र चल रहा है कि उन्होंने इसको मारा, फिर उन्होंने इसको मारा, फिर इसी बीच क्या होता है कि ये सब पूरा विवाद चल रहा होता है। क्लाइव भी क्या करता है कि पूरा जबरदस्त युद्ध होता है, 53 दिन तक ये भूखा रह जाता है घेरा डालने के बाद, लेकिन इसके बाद भी हारता नहीं है। इसके बाद अंग्रेजी सेना के एक मेजर थे लॉरेंस, जब वो वहाँ पहुँचते हैं, इसके बाद अर्काट का घेरा टूटता है और इसके बाद वहाँ पे सब काम होने के बाद जो क्लाइव की वो कीर्ति होती है, उसकी ख्याति होती है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है। इसके बाद डुप्ले क्या होता है, उसको फ्रांसीसी सेना क्या करती है, सरकार क्या होती है, तुरंत बुला लेती है, कहती है कि लगातार ये बंदा रोज़ बार बार युद्ध करा, क्योंकि डुप्ले ने बहुत युद्ध लड़े, हमेशा वो युद्ध लड़ता रहता था और सारा अधिकार फ्रांसीसी सरकार के अंतर्गत था। तो फ्रांसीसी सेना उसके युद्ध लड़ने की प्रवृत्ति से उसको क्या कर लेती है, 1754 में क्या कर लेती है, वापस बुला लेती है। अब बुला करके अपने एक नए उत्तराधिकारी गवर्नर को, जिसका नाम रहता है चार्ल्स रॉबर्ट गैंडियू, ठीक है ना, पूरा नाम है उनका चार्ल्स रॉबर्ट गैंडियू, को पौंडीचेरी का गवर्नर बना करके क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। आज जैसे ही यह आता है तो अंग्रेजों को लगता है, क्योंकि ये केस स्टडी करके रखे ही हैं कि कौन कैसा, क्योंकि डुप्ले जो था वो बहुत साम्राज्यवादी नीतियों पर आधारित था, उसकी जो नीतियां थी। ये आता है तो तुरंत ही अंग्रेजों को लगता है कि भैया यह मौका है, चलो संधि कर लिया जाए, क्योंकि अगर लड़ाई करेंगे तो हमारा प्रभाव अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त होता चला जाएगा। अंग्रेज क्या करते हैं कि गैंडियू को प्रभावित करते हैं और उससे संधि कर पे वार्ता करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। और यही वार्ता का परिणाम रहता है कि 1755 ईस्वी में पौंडीचेरी की क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। अब यह भी पता चलता है कि पौंडीचेरी की संधि किसके किसके मध्य हुई, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुई। अब जब संधि हो जाती है तो डुप्ले को ये बात पता चलता है कि भाई फ्रांसीसियों के जो गवर्नर यहाँ से भेजा गया उसने ऐसे ऐसे काम किया। तो वह एक स्टेटमेंट कहता है कि गैंडियू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि में उसने स्पष्ट लिखा, और है भी, अगर डुप्ले होता तो अंग्रेज़ों का प्रभाव इतना ज़्यादा स्थापित नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं स्थापित हो पाता क्योंकि वो डुप्ले जो था वो फिर आगे चल करके मैसूर से और बाकी जो राज्य थे उनसे भी संपर्क क्या करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी के बीच फ्रांसीसियों ने उसको क्या कर लिया, बुला लिया। और जब बुला लेते हैं तो फ्रांसीसियों को लगता है कि अब युद्ध समाप्त हो जाएगा। नहीं, उस समय ये फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी भूल थी और अंग्रेज क्या हो जाते हैं और पावरफुल हो जाते हैं और उनका एक जो गवर्नर आता है उसको मजबूर कर देते हैं कि वह एक संधि पर हस्ताक्षर करे और वो संधि बनती है पौंडीचेरी की संधि। अब इस संधि में था क्या? संधि में यह था कि जितने भी भारतीय राज्यों के आंतरिक मामले, क्योंकि भैया जैसे कोई दो लोग लड़ रहे हैं या उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो ये इन्होंने एक का समर्थन कर दिया, उन्होंने दूसरे का समर्थन कर दिया, तो जितने भी आंतरिक मामले चल रहे हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। और जो भी एक दूसरे से जीते हुए प्रदेश हैं, एक दूसरे से जो लिए गए प्रदेश हैं, उनको क्या करेंगे, एक दूसरे को वापस कर देंगे। और भारतीय शासकों द्वारा जो दी गई पदवियां हैं, उपाधियां हैं, उनका भी परित्याग करने का आश्वासन दिया गया, ठीक है। तो यह क्या हुआ कि पौंडीचेरी की ये पूरी संधि हुई, लेकिन इस संधि ने अंग्रेजों
को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया और फ्रांसीसियों का प्रभाव क्या हो गया, धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हो गया, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हो गया। अब अगला चलता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक के तृतीय युद्ध कब होता है, 1756 से लेकर के 1763 के बीच में। अब इसका कारण क्या रहता है, इसका मुख्य कारण रहता है क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार। ठीक है, चंद्रनगर पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है, जिसके कारण कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। पांडिचेरी की संधि हुई थी, लेकिन वो संधि अस्थायी नहीं थी, क्योंकि अस्थायी तब होती है जब दोनों देशों की सरकारों द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, मान्यता दे दी जाती है। इसी बीच में फिर से क्या हुआ, 1756 आता है समय, और यहाँ पर फिर से विश्व में, विदेश में, यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में एक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जैसे वहाँ पे ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ था, फिर से युद्ध होता है, और यह युद्ध जो रहता है सप्तवर्षीय युद्ध क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो जब वहाँ विदेशों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो फिर भारत कैसे पीछे हटे, यहाँ पर इन लोगों के बीच में, तो यहाँ भी इनके बीच में क्या हो जाता है, मौके की तलाश में लोग थे ही, क्योंकि आपसी मतभेद तो इनके पुराने थे। तो यहाँ भी युद्ध की क्या हो जाती है, घोषणा हो जाती है। ठीक, भारत में क्या होता है, अंग्रेजी प्रभाव को स्थापित करने के लिए अंग्रेजी सेना क्या करती है, अपने एक गवर्नर को भेजती है और फ्रांसीसी सेना अपने गवर्नर को भेजती है। तो फ्रांसीसी जो सरकार है वह अपने एक सेनापति को भेजती है और उसका नाम रहता है काउंट डी लाली। और काउंट डी लाली जो देखिए, काउंट डी लाली क्या करते हैं, एक विशाल सेना के साथ क्या होते हैं, भारत भेजे जाते हैं, और 1758 में क्या होते हैं, ये भारत पहुंच जाते हैं। इसके बाद जैसे ही भारत में ये एंट्री करते हैं, इनका पहले से टारगेट रहता है कि जितना भी अंग्रेज़ों ने उनसे छीना हुआ है सब धीरे धीरे करके क्या करना है, वापस लेना है, और अपनी स्थिति को क्या करना है, सुदृढ़ बनाना है। ठीक है, तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में फिर युद्ध होता है, और वह युद्ध कहलाता है वांडी वॉस का युद्ध। ठीक है, जो अब यह भी पूछता है कि वांडी वॉस का युद्ध कब हुआ, तो आपको यह भी पता होना चाहिए किसके किसके मध्य हुआ, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य यह युद्ध हुआ। तो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकूट, और फ्रांसीसियों का नेतृत्व जो कर रहे थे वो काउंट डी लाली कर रहे थे। ठीक, और वांडीवास के युद्ध का भी पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 22 जनवरी 1760 में। यह युद्ध क्या हुआ। अब युद्ध होता है तो फिर युद्ध में या तो कोई जीतेगा या तो कोई हारेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्रांसीसी क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, और जब पराजित होते हैं तो इनको एक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, और उस संधि का नाम रहता है पेरिस की संधि। और जैसे ही इस संधि पर फ्रांसीसी हस्ताक्षर करते हैं तो ये मानिए कि जैसे लगा कि उनके पतन की यहीं से क्या हो गई है, शुरुआत हो गई, क्योंकि इनके अलावा इसके पास इनको कोई रास्ता ही नहीं बचा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से इनको क्या कर दिया था, इनका पूरा प्रभाव को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया था। और 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर अंग्रेज़ों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। देख रहे हैं, यह भी हो गया था, और यहाँ पर इनको संधि करनी पड़ी। और कहा जाता है कि यह फ्रांसीसी कंपनियों के लिए वांडीवास का युद्ध जो था वो निर्णायक युद्ध साबित हुआ, और इसके बाद फ्रांसीसी कंपनियां जो थीं वह केवल एक व्यापारी कंपनी बनकर रह गईं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस संधि में सब कुछ लिखवा लिया कि आप भारत में कोई सेना नहीं रखेंगे, आपका कोई सैन्य गतिविधियां नहीं होंगी। ये सब चीज़ें उन्होंने इस संधि पे क्या हो गई, फाइनल हो गई। और फ्रांसीसी ने अपना मूल उद्देश्य फिर क्या रखा, व्यापार रखा। व्यापार के अलावा उन्होंने सेना को, युद्ध को, ये सब चीज़ें क्या हो गई, सब समाप्त हो गई। अब सोचिए, पुर्तगाली समाप्त हो गए, डच समाप्त हो गए, डेनिश को अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया,
और फ्रांसीसियों को भी कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बाद इन्होंने क्या कर दिया, अब अंग्रेजों का एक छत्र राज क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो अब यह देखा जाता है कि फ्रांसीसी इतनी पावरफुल शक्ति थी धीरे धीरे, तो यहाँ था कि फ्रांसीसी सरकार का असहयोग। ठीक है ना, यहाँ पर अगर जैसे डुप्ले था, यहाँ पे कोई भी गतिविधि करता था या कोई कार्य करता था तो वहाँ की सरकार उसको बहुत पूर्ण सहयोग प्रदान नहीं करती थी। कंपनी का सामंती स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण, जो उसका स्वरूप था वो क्या था, सामंती था, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर की नहीं थे। तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि जो ब्रिटिश नौसेना थी वो बहुत ही पावरफुल थी। ये चीज़ आपका स्टार्टिंग में ही उसने मार्टी ने स्वीकार किया था कि हमारी जो शक्तियां हैं वो कमज़ोर हैं, नौसेना के मुकाबले में हम अंग्रेज़ों के मुकाबले क्या हैं, थोड़े से कमज़ोर हैं। और सबसे बड़ा कारण रहा डुप्ले का वापस जाना। अगर डुप्ले वापस नहीं गया होता तो वो अपनी साम्राज्यवादी नीति के द्वारा कुछ ऐसा जरूर निर्माण करता जिससे फ्रांसीसी शक्तियों का पतन नहीं होता। तो यह सब चीज़ें जो हैं, एक अपमानजनक एक असफलता ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का सब प्रकार से दरवाज़ा क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जब दरवाज़ा बंद हो गया तो केवल एक व्यापारिक कंपनी बन के रह गए और पूर्ण रूप से फिर अंग्रेज़ों का प्रभाव क्या हो गया, स्थापित हो गया। ठीक है, तो यह यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित वीडियो था, जिसमें हम लोग ने पूरा डिटेल में यूरोपीय कंपनी के पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी महत्वपूर्ण जितनी कंपनियां थे उनके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, चलिए आधुनिक इतिहास में इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे नई चीज़ों को कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।